नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 8-9 महीने से अपने अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। 2024 से अध्यक्ष खोजो अभियान शुरू हुआ और 2025 आ गया। नड्डा साहब दो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। देश का स्वास्थ्य संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा, और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्वास्थ्य भी संभालने की स्थिति में किसी तरह खुद को बनाए हुए हैं। अब करें तो क्या करें? मोदी जी उन्हें मुक्त कर नहीं रहे, अमित शाह उन्हें मुक्त कर नहीं रहे और उनका उत्तराधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसे में नड्डा साहब की जिम्मेदारी दोहरी हो जाना कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने भी दोहरी जिम्मेदारी संभाली थी। ज्यादा नहीं, 5-6 महीने। लेकिन उन 5-6 महीने के लिए नड्डा साहब को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनकी जिम्मेदारियों को हल्का कर दिया गया था। लेकिन इस बार तो नड्डा साहब को कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं दिया गया। भाजपा मुख्यालय में एक तरफ, दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमे को देखना बहुत बोझ है उनके ऊपर। इतना बोझ है उनके ऊपर कि उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा कर उन जिम्मेदारियों पर मरहम लगाने के लिए शोले फिल्म के जय की तरह कोई पहुंच भी नहीं रहा। जैसे शोले फिल्म के जय मौसी को उनकी मजबूरियां बताने के लिए गए थे। लेकिन आज की स्थिति में आप देखें, नड्डा साहब के ऊपर इतना बोझ है जिस बोझ को कम नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जो 3 नाम सामने आए हैं, जी हां, 3 नाम, तीनों दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रेस में आगे आ गए हैं, अचानक आगे आ गए हैं। और जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है सरप्राइज देने की, सबको भौचक्का कर देने की, उस परिस्थिति में और उस तरह की स्टाइल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष के लिए इन 3 नामों पर अंतिम दौर में पहुंच रही है विचार करते हुए। कौन है ये तीनों नाम? आप सोच रहे होंगे कि पहले जो नाम चले, हम लोगों ने भी चलाए, जो जानकारी मिली थी जून-जुलाई में 2024 में, तो हम लोगों को भी जानकारी मिली थी कि संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, इस तरह के नामों की। लेकिन अब वो सारे नाम रेस से बाहर है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। फ्लाइट में टूटी हुई सीट मिल रही है और कहीं जाकर के ट्रेन में भजन कर रहे हैं तो अपने कॉलेज में जाकर गाना गा रहे हैं। और उनकी स्थिति, वसुंधरा राजे की स्थिति देखिए, न तो मुख्यमंत्री हैं न विपक्ष के नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, जीती हुई पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लगना और सत्ता के शीर्ष की हसरत का पूरा न होना, ये लाल कृष्ण आडवाणी को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर भाजपा में आडवाणीकरण के शिकार कितने लोग हुए। खैर, संजय जोशी के नाम की चर्चा तो थी, लेकिन सबको पता था कि संजय जोशी के नाम पर किसी कीमत पर भाजपा की गुजरात लॉबी मुहर नहीं लगाएगी। अब जो 3 नाम आए हैं, उन तीनों नामों से एक एक कर आपका परिचय कराता हूं और इन्हीं तीनों में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेगा। पहला नाम प्रहलाद जोशी। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, अभी भी मंत्री हैं। मोदी सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, जन वितरण प्रणाली के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं और उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के तौर पर अचानक सामने आया है। प्रहलाद जोशी को बनाने के पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो दरअसल कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार जिसे मान सकते हैं, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं का ताला खुला था। लेकिन वहां कभी ताला खुलता है, कभी बंद होता है। हर 5 साल पर कुछ ना कुछ वहां होता रहता है। लेकिन क्या आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाओं को कर्नाटक में जीवित रखना चाहती है? स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल यह कोशिश करता है। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो दलित समुदाय के होने के साथ साथ कर्नाटक से भी आते हैं, तो कर्नाटक के भी अगले विधानसभा चुनाव में खड़गे साहब का बतौर अध्यक्ष कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना, इस खतरे को बीजेपी भांपती है कि क्या हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नया अध्यक्ष जो आएगा कर्नाटक के अगले विधानसभा चुनाव के लिए, वो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। तो प्रहलाद जोशी का नाम है। लेकिन नाम सिर्फ प्रहलाद जोशी का ही नहीं है, नाम तो दरअसल जी किशन रेड्डी का भी है। जी किशन रेड्डी
तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां मुख्यमंत्री के भी दावेदार माने जा रहे थे और अब केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं, कोयला और खान मंत्री हैं। लेकिन इसके पहले अमित शाह के साथ जो 3 लोग गृह राज्य मंत्री थे और उन तीनों को अपने अपने राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का दावेदार माना गया, तो उन त्रिरत्नों में से एक रहे हैं। भले ही प्रमोशन हो गया, बाकी दोनों का नहीं हुआ, एक चुनाव हार गए और एक वहीं पर प्रमोशन के इंतजार में पड़े हुए हैं। जी हां, अमित शाह के 3 गृह राज्य मंत्री पिछली सरकार के अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार कर बाहर हो गए, लखीमपुर वाले। नित्यानंद राय चुनाव जीतकर वहीं के वहीं रह गए गृह राज्य मंत्री, और गृह राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट में आए जी किशन रेड्डी। जी हां, जी किशन रेड्डी, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साधने की तैयारी है। रेड्डी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 42 लोकसभा सीटें जो अविभाजित आंध्र की होती थी वो वहां मौजूद है। तो जी किशन रेड्डी का भी नाम है, लेकिन इन दोनों नामों के ऊपर जो सबसे ज्यादा बड़ा दावेदार, यूं कहें कि छुपा रुस्तम जिसे माना जा रहा है, अब वो नाम आपके सामने लाता हूं। वो नाम है बंदी संजय कुमार का। बंदी संजय कुमार आंध्र प्रदेश से आते हैं और मौजूदा समय में वो गृह राज्य मंत्री हैं, यानी अमित शाह के बेहद खास हैं। उनके मंत्रालय में नित्यानंद राय के साथ वो भी मंत्री हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंपा जाना थोड़ा अटपटा हो सकता है। जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के साथ रेल राज्य मंत्री, यानी जब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी रेल मंत्री थे तो उनके अधीन जो रेल राज्य मंत्री थे उनका नाम था बंगारू लक्ष्मण, और रेल राज्य मंत्री बंगारू लक्ष्मण सीधे अटल जी के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने पहुंच गए थे। भाजपा का अध्यक्ष वो बन भी गए थे। ये अलग बात है कि बाद में क्या हुआ, कौन सा स्टिंग ऑपरेशन और कौन सा तहलका मचा। तहलका से घबराइएगा मत, वो आइला आइला वाली, वो मिथुन चक्रवर्ती वाली तहलका नहीं। वो तहलका एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था, जिस स्टिंग ऑपरेशन में बंगारू लक्ष्मण का पॉलिटिकल फ्यूचर भी, उसका भी सत्यानाश हो गया। लेकिन वो सीधे राज्य मंत्री से भाजपा अध्यक्ष बना दिए गए थे, रेल राज्य मंत्री से। तो जब रेल राज्य मंत्री सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, तो भला गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार क्यों नहीं हो सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष? यह एक सवाल है। तो राज्य मंत्री से अध्यक्ष कैसे बनेंगे, यह सवाल जिन लोगों के जेहन में होगा, इसलिए पुराना उदाहरण सामने रखना जरूरी था। जी किशन रेड्डी और प्रहलाद जोशी का नाम है, और इन सब के ऊपर डार्क हॉर्स के तौर पर बंदी संजय कुमार का नाम माना जा रहा है। संयोग देखिए कि ये तीनों नाम दक्षिण भारत से हैं और तीनों ऐसे राज्य से हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी संभावनाओं को और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। चंद्रबाबू नायडू पार्टनर जरूर है बीजेपी के। पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब अविभाजित आंध्र प्रदेश के बंगारू लक्ष्मण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब भी चंद्रबाबू नायडू पार्टनर हुआ करते थे एनडीए के। तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उनकी बैसाखियों पर टिकी थी। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की, आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो दक्षिण भारत के 3 राज्यों से जो ये कोशिशें हैं, आज की तारीख में जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले समारोह में उसके बाद जो फुटेज आई, जिस तरह से पवन कल्याण को अहमियत दी गई और चंद्रबाबू नायडू को बहुत तवज्जो नहीं दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा अपनी संभावनाओं का विस्तार, सहयोगी दलों से मुक्ति की प्रक्रिया किन राज्यों में आगे बढ़ाना चाहती है। पवन कल्याण को संभावित सहयोगी के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में उन्हें लाया जा सके तो लाने की कोशिश के तौर पर अब उनकी भाजपा में मिल रही अहमियत को देखा जाता है। तो बंदी संजय कुमार इसमें बड़े कारगर नाम साबित हो सकते हैं। बंदी संजय कुमार का नाम जब सबके सामने आया, हम लोगों की जानकारी में आया, सबको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आंध्र प्रदेश के आने वाले, दक्षिण भारत से ही आने वाले कृष्णा अलावीरू को कांग्रेस पार्टी बिहार में इंगेज कर रही है। दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है।
तो क्या उत्तर भारत की सियासत की जगह अब दक्षिण भारत की सियासत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है? कई सारे सवाल हैं कि उत्तर में बीजेपी को एक बात तो साफ है, सबको पता है कि बीजेपी आज की तारीख में कर क्या रही है। संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा गुजरात में झोंका जाए, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगी, वर्ल्ड कप का उद्घाटन से लेकर फाइनल तक वहीं होगा, गिफ्ट सिटी भी वहीं बनेगी, सोलर पार्क भी वहीं बनेगा, रेलवे यूनिवर्सिटी भी वहीं बनेगी, मतलब जो कुछ भी बनेगा उम्मीद रखिए कि गुजरात में। और यूपी बिहार का उसे पता है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान वाले नैरेटिव में ढाल देना है, लोगों का वोट 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण पर ले लेना है। लेकिन जहां राशन और भाषण पर वोट नहीं आते और वहां से पैसा भी चाहिए, वहां से संसाधन भी चाहिए, वहां से वोट भी चाहिए और वहां की क्षेत्रीय अस्मिता को भी उसका ख्याल रखते हुए वोट चाहिए, तो दक्षिण भारत से क्या अध्यक्ष बना देने से भाजपा जीत पाएगी? पुराने उदाहरणों को देखें तो केरल के जनक कृष्णमूर्ति भी अध्यक्ष बनाए गए थे, आंध्र प्रदेश के अविभाजित आंध्र प्रदेश के बंगारू लक्ष्मण भी बनाए गए थे। क्या मिला था बीजेपी को? नील बटा सन्नाटा। तो क्या अब वाकई बीजेपी अपने लिए संभावनाओं का द्वार देख रही है? तो देखिए किसके सर पर ताज सजता है। लेकिन फिलहाल ये तीनों नाम फ्रंट रनर बनकर आए हैं, उसमें भी बंदी संजय कुमार का नाम इन दोनों से, बाकी दोनों से ज्यादा बड़ा चेहरा माना जा रहा है। देखते जाइए नड्डा साहब का उत्तराधिकारी कौन बनता है और नड्डा साहब के कार्यकाल में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो नड्डा साहब के रहते बीजेपी के लिए खड्डा खुदा, 400 पार का नारा 240 तक आते आते हांफने लगा, तो क्या उससे ऊपर वो ले जा पाएंगे या उस ढलान को और ज्यादा तीव्र कर देंगे? देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।